खुदगर्ज माँ, भाग दो क्या सही था शादी का फैसला। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आखिरकार मुझे याद आ ही गया, जब मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती थी तब मुझे वहां ले गई थी। अचानक एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे अचरज हुआ, उठकर नानी के पास आई। नानी, किसका बच्चा रो रहा है? नानी कुछ नहीं बोली, मानो वे मुझसे कुछ छिपाना चाहती हूँ। कोई जवाब न पाकर मैं माँ के कमरे में आई। देखा, माँ एक बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। मेरे चेहरे पर शिकन पड़ गई। माँ के करीब भाई, माँ ये किसका बच्चा है? माँ ने भी वही किया जो नानी ने। उन्होंने निगाहें चुराने की कोशिश की, मगर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो नानी ने पर्दाफाश किया। ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि तुम्हारे कोई छोटा भाई नहीं है। लो, अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। नानी ने बच्चे को माँ से लेकर मेरे हाथों में दे दिया। एक बार की मैं असमंजस की स्थिति में आ गई। बच्चे को गोद में लेती हुई ये पूछने से अपने आप को न रोक पाई कि माँ, ये भाई कहाँ से आया? माँ दुविधा में पड़ गई। वे भरसक जवाब देने से बचती रहीं। बच्चे को भाई के रूप में पाकर कुछ क्षण के लिए मैं सब कुछ भूल गई, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे मन में सवालों की कड़ी खत्म हो गई। रात में ठीक से नींद नहीं आई। करवटें बदलते कभी माँ तो कभी बच्चे पर ध्यान चला जाता। तभी नानी और माँ की खुसुर फुसुर मेरे कानों में पड़ी। कैसा चल रहा है? पहले से दुबली हो गई हो? नानी पूछ रही थी। बच्चे के आने के बाद थोड़ी परेशान हूँ। ठीक हो जाएगा, माँ बोली। दामाद जी खुश हैं? बहुत खुश हैं, खासतौर से लड़के के आने के बाद। मैं तो डर रही थी कि 2 से 2 बेटियों का कलंक कहीं वहाँ भी तेरा पीछा न करे। नानी बोली। माँ, भयभीत तो मैं भी थी। शुक्रवार है कि मैं वहाँ बेटियों के कलंक से बच गई। यहाँ दोनों कैसी हैं? ठीक हैं। शुरुआत में थोड़ा परेशान जरूर करती थी, मगर अब नहीं। दोनों को घर के छोटे मोटे कामों में उलझाए रहती हूँ ताकि भूली रहें। माँ, अब दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब शायद ही अपनी नई गृहस्थी से उबर पाऊँ। वैसे भी लड़के के आ जाने के बाद दोनों के प्रति मोह भी कम हो गया है। ऐसा नहीं कहते, नानी ने टोका। क्यों न कहूँ? बाप नालायक। इन दोनों के बोझ से मुक्त होना क्या आसान होगा? सब अपनी अपनी नियति का पाते हैं। कुछ सोचकर नानी फिर बोली। तुमने दामाद जी से बात की थी? किस सिलसिले में? माँ के माथे पर बल पड़ गए। दोनों को अपनी बेटियां बनाकर रख लेते तो भरा पूरा परिवार हो जाता। पागल हो गई हो माँ? जिसकी बेटियां हैं उससे ही फिक्र नहीं तो भला वे क्यों जहमत उठाए? नानी क्षणांश गंभीर हो गी। वे उबली। तुम्हें बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारा भाई अधिक से अधिक इनको पढ़ा लिखा देगा। रही बात शादी ब्याह की, उसका क्या होगा तब की तब देखी जाएगी। दोनों का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ा। सुनकर मेरी आंखें भर आईं। एक माँ के लिए बेटी इतनी बोझ हो गई कि उसे अपनी दूसरी शादी की तो फिक्र है, मगर अपनी बेटियों के भविष्य की नहीं। तब मैंने मन बना लिया था कि आइंदा कभी भी माँ को फोन नहीं करूंगी। उन्हें अपने बेटे से मोह है तो मुझे अपने आप से। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखला दूंगी कि मैं किसी पर बोझ बनने वाली नहीं। 1 ही हफ्ते रही होंगी माँ हमारे साथ। उनका रहना न रहना हमारे लिए बराबर था। उनका ज्यादातर समय अपने नवजात शिशु के लिए ही था। हम तो जैसे उनके लिए गए हो गए थे। बहरहाल एक दिन एक आदमी आया, जिसे माँ ने पिता कहकर हम दोनों बहनों से परिचय करवाया। मुझे वह आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वह हमारा किस रिश्ते से पिता हो गया ये मैंने बाद में जाना। उसके साथ माँ चली गई। एक अनसुलझे सवाल का जवाब दिए बगैर माँ एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के साथ हमारी नजरों से दूर चली गई। इस बार मैंने अपने आंसुओं को बहा कर जाया नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ हालात मेरी समझ में आ चुके थे। फिर भी वे हमारी माँ थी, हमें उनकी जरूरत थी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हमारी माँ हमारी नहीं रही, बल्कि उस बच्चे की माँ बन चुकी थी जो उनकी गोद में था। वह जाना पहचाना व्यक्ति निश्चय ही माँ का पति था, जिसके साथ उन्होंने एक अलग दुनिया बसा ली थी और हमें छोड़ दिया लावारिसों की तरह नानी के घर में पलने के लिए। सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। छोटी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने समझाया, देख, हमें माँ के बगैर जीने की आदत डालनी होगी। मन को कड़ा कर छोटी कहकर मैंने उसे सीने से लगा लिया। दीदी, माँ आप कभी नहीं आएंगी? छोटी के कथन पर रुलाई तो मुझे भी फूट रही थी, मगर किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखा था।
माँ का जब तक इंतजार रहा तब तक तसल्ली रही। अब तो स्पष्ट हो गया कि वे हमारी नहीं रहीं। शायद ही कभी वे इधर का रुख करेंगी भी तो 2 से 4 साल में एकाध बार। उनका होना न होना बराबर था हमारे लिए, पर पता नहीं क्यों मन मानने के लिए तैयार न था। मेरी सगी माँ जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पोसा, अचानक इतनी निर्मोही कैसे हो सकती हैं? क्यों उन्होंने हमसे विमुख हो दूसरे व्यक्ति का दामन थामा? क्या वे व्यक्ति हमसे ज्यादा अहमियत रखता था माँ के लिए? खून के रिश्ते क्या इतने कमजोर होते हैं कि कोई भी अरा गहरा तोड़ दे? कोई माँ कैसे अपने अबोध बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है? छोटी रोते रोते सो गई। वहीं मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। घूम फिर कर सोच कभी माँ तो कभी उस व्यक्ति पर चली जाती जिसे मैंने कहीं देखा था। आखिरकार मुझे याद आ ही गया। जब मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती थी तब मुझे वहां ले गई थी। तब 13 साल की थी मैं। अंकल ने मुझे बड़े प्यार से मुझसे मेरी ख्वाहिशों के बारे में पूछा, मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, आइसक्रीम दी। थोड़ी देर बाद मामा आए तब मैं उनके साथ माँ को वहीं छोड़कर घर लौट आई। आज उम्र के 30वें पायदान पर आकर सब कुछ ऐसे जेहन में तैरने लगा जैसे कल की बात हो। माँ ने उसी व्यक्ति से शादी कर ली। मैंने उस सांस ली। जो भी हो, एक बात आज भी शूल की भांति चुभती है कि क्यों माँ ने हमसे ज्यादा उस व्यक्ति से शादी को अहमियत दी। क्या हमें पाल पोस कर बड़ा करना उनके जीवन का मकसद नहीं हो सकता था? जब शादी करके बच्चे ही पालने थे तो हम क्या बुरे थे? अगर इतना ही बेगानापन था हमसे तो छोड़ देती हमें अपने पिता के पास। काम धाम नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम उन्हें अपने खून के रिश्ते का ख्याल तो होता। हो सकता था हमें देखकर ही वे कुछ काम धाम करने लगते। अनायास पापा की याद आने लगी। 5 साल की थी जब माँ